हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की क्लास की शुरुआत करूंगा। देखिए, लास्ट की क्लासेज में हम लोग किसका अध्ययन कर चुके हैं कि जो वैद्युत आवेश होता है उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। तो विभिन्न चार्जिज बॉडीज़ के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर चुके हैं। आज देखिए, उसी से रिलेटेड एक नई क्वांटिटी का अध्ययन करेंगे। नई क्वांटिटी, नई जो भौतिक राशि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि जो वैद्युत आवेश होता है, वैद्युत आवेश ये क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र को दो राशियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहली भौतिक राशि, पहली राशि क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं और ये एक सदिश राशि होती है जिसका अध्ययन हम लोग पीछे क्लास में कर चुके हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र का वो है गुण, वैद्युत क्षेत्र की वो है प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? बल उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। हम लोग पीछे इसका अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी जो भौतिक राशि है वो आपकी होती है वैद्युत विभव। क्या होती है? वैद्युत विभव। ठीक है, ये जो वैद्युत विभव है उसको V से व्यक्त करते हैं और ये अदिश राशि होती है। और देखिए, वैद्युत क्षेत्र का वह गुण जिसके कारण कार्य किया जाता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? बल करता है। वैद्युत क्षेत्र का कार्य होता है तो क्या कहलाता है? वो भौतिक राशि क्या कहलाती है? वैद्युत विभव। तो आज हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी के लिए देखिए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास एक बर्तन है, ये देखिए हमारे पास बर्तन है, ये बर्तन। इस बर्तन में अगर आप द्रव डालोगे तो क्या होगा बताना जरा। इस बर्तन में जैसे ही द्रव डालेंगे तो द्रव का तल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ता जाएगा? द्रव का तल। ठीक, तो सीधे, बहुत सीधे सपाट शब्दों में इस द्रव का जो तल होता है, द्रव का जो तल है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? विभव। कैसे? देखिए, जैसे इस पॉइंट को लें, यहाँ पर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये ए पॉइंट पर ये द्रव का तल इतना हो गया। ये पॉइंट पर मान लिया h, द्रव का तल यानी द्रव की ऊंचाई कितनी? h है। तो इस पॉइंट पर, यहाँ पर ए पॉइंट पर द्रव के पास क्या होगी? एक एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी आदि के कारण देखिए ऊर्जा होगी। इसको हम लोग UH, ए पॉइंट पर एक एनर्जी होगी, एक ऊर्जा होगी, जिसे हम लोग, क्योंकि ए पॉइंट पर द्रव के तल के कारण ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं? ऊर्जा स्तर, ए पॉइंट पर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग और देखें, चलिए ये बी पॉइंट है तो इस बी पॉइंट पे द्रव का तल ये गैस मान लेते, तो यहाँ पर भी एक एनर्जी होगी, ये ऊर्जा स्तर हो गया और ये ऊर्जा कितनी मान सकते हैं? UH डैश। ठीक है, इस पॉइंट पर। अब आप देखिए ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, जो इन दोनों पॉइंटों पर आप देखेंगे तो ऊर्जा स्तरों में क्या डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऊर्जा स्तरों में एक अंतर आ जाएगा। तो इस अंतर के कारण इस पॉइंट, और क्योंकि इस पॉइंट पर ऊर्जा अधिक होगी, इस पॉइंट पर ऊर्जा कम होगी, तो ऊर्जा में एक डिफरेंस आ जाएगा, एक अंतर आ जाएगा। तो ऊर्जा में ये जो अंतर है इसके द्वारा क्या, इसके कारण क्या हुआ कि द्रव की प्रवृत्ति नीचे की ओर गिरने की होगी, अर्थात द्रव के द्वारा क्या होगा? एक वर्क होगा, एक कार्य होगा। वो किसके द्वारा, किसके कारण कार्य होगा? ऊर्जा स्तरों में अंतर के कारण एक वर्क होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या है? द्रव के पास यहाँ पर एक इस तल के कारण द्रव के पास एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा के कारण उस क्या कर सकता है? द्रव का ये तल यहाँ पे वर्क कर सकता है। तो पर यूनिट मास पर जितना वर्क करेगा उसे इस पॉइंट पर क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करें, इस बर्तन को देखिए, दूसरा बर्तन और लेते हैं इसके पास में, ये बर्तन है, इस बर्तन में चलिए ये द्रव भरा हुआ पहले से इतना, अब इस बर्तन को इसके साथ एक पाइप से जोड़ दें।
ये पाइप से जोड़ दिया, तो क्या हुआ, आप सीधे अगर हम आपसे पूछेंगे तब सीधा बताओगे कि द्रव जो है इस बर्तन से इस बर्तन में प्रवाहित होने लगेगा। और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों बर्तनों में द्रव का तल, क्या चीज, द्रव की मात्रा नहीं, क्वांटिटी नहीं, द्रव का तल इक्वल नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर द्रव का तल इक्वल हो जाएगा, इतना है, तो इतना तल इक्वल हो गया। अब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब हो गया कि ये ऊंचाई, इस द्रव का तल की ये ऊंचाई और यहाँ ये ऊंचाई, दोनों ऊंचाइयां बराबर हो जाएंगी। मीन्स ऊर्जा स्तर दोनों, अब इस समय दोनों बर्तनों में ऊर्जा स्तर बराबर हो जाएंगे। जब ऊर्जा स्तर बराबर होने का मतलब, ऊर्जा स्तर को जब ऊर्जा स्तर बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो विभव है वो इक्वल हो जाए। मीन्स अगर आप यांत्रिकी में देखेंगे तो इन दोनों, इतना ये दाब और इस बर्तन के लिए द्रव का ये दाब बराबर हो जाएगा, तो द्रव का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत विभव। ये तो थोड़ा जनरली हमें यांत्रिकी के माध्यम से समझा है, मैकेनिक्स ब्रांच में। अब आप देखिए हमारा जो स्थिर वैद्युत विभव है उसको देखिए समझिए, क्या है, हमारे पास एक चालक है, एक चालक, या हमारे पास एक बॉडी है, या चालक है या चालक है। तो जब हम इस बॉडी को चार्ज करेंगे तो क्या होगा जरा बताना। इस तरीके से बर्तन में जब द्रव डाला था तो बर्तन में द्रव का तल बढ़ना प्रारंभ हुआ था। इसी तरीके से अगर इस बॉडी को चार्ज करोगे, इस बॉडी में क्या शुरू हो जाएगा, आवेश का तल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आवेश का तल। देखिए चार्ज का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है, हो जाएगा। ठीक है, इस बॉडी का, और ये चार्ज का लेवल है उसी को, जैसे यहाँ पर अगर हम चार्ज का लेवल देखें ए पॉइंट पर, या बी पॉइंट पर चार्ज का लेवल देखें, या सी पॉइंट पर चार्ज का लेवल देखें, तो किसी भी पॉइंट पर चार्ज का, आवेश का जो तल होता है वो उस पॉइंट पर, उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। बहुत सीधी शब्दों में आप समझ गए, किसी भी बिंदु पर किसी आवेशित वस्तु के किसी बिंदु पर आवेश के तल को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्थिर वैद्युत विभव को, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। देखिए अब देखिए कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट चार्ज को, इकाई आवेश को, इकाई टेस्ट यूनिट टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाना पड़ेगा, अनंत से। देखिए अनंत का मतलब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर अनंत का मतलब ये हो जाएगा क्योंकि ये बॉडी चार्ज है, इसका ये, इसके चारों क्या उत्पन्न हुआ है, वैद्युत क्षेत्र। जहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र है, जहाँ तक इस बॉडी में, इस बॉडी के चारों तरफ जहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है किसी भी रूप में, चलिए मान लीजिए यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, या चलिए इस तरीके का वैद्युत क्षेत्र है, इस बॉडी के चारों तरफ ऐसे इस तरीके से एक वैद्युत क्षेत्र इस बॉडी के चारों तरफ क्रिएट हो गया है। तो इस वैद्युत क्षेत्र के जस्ट बाहर यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर आप यहाँ देखो तो ये अनंत क्षेत्र हो गया, अगर आप यहाँ देखो तो ये अनंत क्षेत्र हो गया। तो इस बॉडी के जस्ट बाहर, सॉरी, इस वैद्युत क्षेत्र के जस्ट बाहर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, अनंत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस अनंत क्षेत्र से हम क्या करें, टेस्ट चार्ज को लाएं इस पॉइंट तक। तो लाने में जितना वर्क हमको करना पड़ेगा या जितना वर्क हमको प्राप्त होगा वो उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखिए कि हम ये मान लें कि अगर टेस्ट चार्ज Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में अगर हमको W कार्य करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V इक्वल W/Q0। ठीक है, एक जो किसी भी पॉइंट पर आवेश का तल जो है क्या व्यक्त करता है, वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव की कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको, कि इसके लिए हम अनंत से, अनंत भी शब्द आप समझ गए होंगे, इसके लिए अनंत से किसको लाएंगे, टेस्ट चार्ज को अनंत से लाएंगे, यूनिट टेस्ट चार्ज को अनंत से लाएंगे, और लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को उस पॉइंट पर क्या कहोगे, वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन एक बार हम आपको पुनः मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखिए वैद्युत विभव का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, तो आप इस फार्मूले से देख लो, वर्क की यूनिट क्या होता है, जूल, और आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलाम। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वोल्ट। वैज्ञानिक वोल्टा के सम्मान में ये इसका जो यूनिट है वो क्या रखा गया, वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका वैद्युत विभव। ठीक, अब आप आ जाइए वैद्युत विभवांतर के बारे में। अब देखिए ये हमने अभी आपका टॉपिक क्या क्लियर हो गया था, वैद्युत विभव। अब देखिए वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर का सीधा शब्द ये हो गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच जो विभवों में डिफरेंस होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब देखिए वैद्युत विभवांतर को यहाँ पे समझ रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित है। ये देखिए आप वैद्युत क्षेत्र, इसकी डायरेक्शन इधर को है, ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित है। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने दो पॉइंट लिए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक, ये लिए हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ कहीं पर टेस्ट चार्ज रखें Q0, तो आप सीधी बात हो गई, उस पर वैद्युत बल लगेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र किधर को अप्लाई होगा, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर को, इधर को। इसलिए जो वैद्युत बल है उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। इस टेस्ट चार्ज पर अभी इधर को एक वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए कि इस यूनिट चार्ज को अगर हम अगर इधर को ले जाएं तो बहावल को एक कार्य करना पड़ेगा, इधर को ले जाने के लिए एक बहावल कार्य करेगा। तो इस यूनिट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, उस कार्य और इस परीक्षण आवेश का अनुपात इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, समझ गए। वैद्युत विभवांतर क्या हो गया कि हम टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, तो जो कार्य होगा उस कार्य और उस टेस्ट चार्ज के अनुपात के बराबर उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं हम कि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में W कार्य करना पड़े, कितना, WBA, बी से ए की ओर ले जाने में इतना कार्य करना पड़े, किसको, परीक्षण आवेश Q0 को ले जाने में। तब इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर डेल्टा V की डेफिनेशन क्या बताइए, वर्क किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर। ठीक है, अब देखिए ये जो विभवांतर है डेल्टा V, और डेल्टा V अंतर कैसे निकालोगे, क्योंकि परीक्षण आवेश को B पॉइंट से A पॉइंट पर ले गए। तो जब अंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं, बाद वाली राशि में से पहले वाली राशि घटाएं, मीन्स A पॉइंट पर जो विभव है उसमें से B पॉइंट पर जो विभव होगा उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, अंतर निकल आएगा, अंतर निकल आएगा। इसको कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल WBA ओवर Q0। ठीक है, ये इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या हो गया, विभवांतर हो गया। अब अगर इस आवेश को देखिए वैद्युत बल, अगर आप वैद्युत बल को देखेंगे जो यहाँ पर वैद्युत बल उत्पन्न हुआ था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इस आवेश को किधर ले जाएगा, इधर। ठीक है, तो अगर ये आवेश इधर को जाए, मीन्स वैद्युत बल अगर इस आवेश को इधर ले जाए, तब इन बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर हो जाएगा, देखिए तब इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर हो जाएगा, यानी डेल्टा V इक्वल WAB ओवर Q0। अब आप डेल्टा V का मान कैसे निकालोगे, क्योंकि आवेश इधर हो गया है, A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ गया है, तो इसमें बाद वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, B। तो हम इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे VB माइनस VA इक्वल WAB ओवर Q0। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, WBA, ये क्या है, कार्य है, ये किसके द्वारा कार्य है, बहावल। ये किसके द्वारा कार्य है, बहावल। ठीक, इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए अगर हम इनके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड बराबर करने के लिए अगर यहाँ माइनस कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब माइनस लगेगा, माइनस डब्ल्यू। देखिए ये कौन सा ए बी, ये भी कौन क्या है, वैद्युत बल। तो हमने क्या देखा कि बहावैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए बहावैद्युत बल, बहाबल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, ये भी एक बात देखिए आपने। अब आपको कुछ क्लियर हुआ होगा जो हम लोगों ने अभी स्टडी की, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के संबंध में अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट, वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए एसआई मात्रक आपने फार्मूले से देखा, V इक्वल क्या होता है W/Q, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल पर कूलम। इनके मात्रक क्या हो जाएंगे जूल पर कूलम या वोल्ट। वोल्ट वैज्ञानिक वोल्टा जिन्होंने बैटरी का सेल का निर्माण किया था, इसलिए उनके सम्मान में जो आपका वैद्युत विभवांतर है उसका मात्रा क्या रखा गया वोल्ट। ठीक है, यहाँ से देखिए वैद्युत विभवांतर के लिए हम लोग 1 वोल्ट की परिभाषा बना सकते हैं। आपने देखा कि 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हो हमारी जो बैटरी होती है वो कितनी की होती है 12 वोल्ट की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, आपके बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मीन्स एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होता है, दूसरा लो पोटेंशियल पर होता है। तो 1 कूलम आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो बैटरी की ऊर्जा है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है 12 वोल्ट। अगर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई है वो कितनी होती है 220 वोल्ट। ठीक, तो आप जानते हो हमारे घरों के लिए 2 वायर आते हैं, एक पावर वायर होता है, ठीक, और दूसरा अर्थ से संबंधित रहता है। अर्थ देखिए जो हमारी पृथ्वी है ये एक बहुत बड़ा चालक है। इस पृथ्वी को आप कितना भी आवेश दोगे, वैसे तो देखिए कोई भी चालक होता है उसको अगर आप चार्ज करते हो, आवेश देते हो तो उसका विभव बढ़ता है, लेकिन हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो बहुत बड़ा रहता है। इसको आप कितना भी चार्ज करोगे इसका विभव नहीं बढ़ता है। पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का जो पोटेंशियल है वो कितना माना जाता है 0। अतः पृथ्वी को विभव के निर्देश बिंदु के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? निर्देश बिंदु के रूप में। तो अर्थ से एक तार संबंधित रहता है, उसका पोटेंशियल कितना माना जाए 0, और जो पावर वायर होता है, फेस वायर होता है, उसका पोटेंशियल कितना होता है 2 से 20। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2 से 20। 2 से 20 में से 2 से 20 और 0 का डिफरेंस करोगे तो 2 से 20 हो गया। तो हमारे घरों में जो पावर सप्लाई है वो 2 से 20 वोल्ट पर होती है। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा विभव का, पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखिए इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। क्या होता है स्टेट वोल्ट है। देखिए यहाँ से 1 वोल्ट बराबर आपका 1 वोल्ट बराबर जो है हम इसको उसमें बदल लें सीजीएस पद्धति में। देखिए 1 वोल्ट बराबर यहाँ पे जूल है, तो जूल को सीजीएस पद्धति में बदलोगे 10⁻⁷ हो जाएगा। नीचे देखिए कूलाम है, कूलाम को सीजीएस पद्धति में बदलोगे तो जरा बताइए क्या हो जाएगा स्टेट कूलाम। 1 कूलाम बराबर कितना होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। इसको कैलकुलेट करोगे, पावर नीचे लाओगे तो कितनी हो जाएंगी 1/3 × 10⁻²। ये हो गया
1/300, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, स्टेट वोल्ट। इसका सीरीज पद्धति मात्रक स्टेट वोल्ट होता है। और क्या रिलेशन आ गया, 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट, ठीक है। अब अगला देखिए कि आपका जो विभव होता है यानी विभवांतर होता है, उसका बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, बिमी सूत्र। देखिए आप यहाँ से बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, ये जूल किसका मात्रक होता है, कार्य ऊर्जा का। तो कार्य ऊर्जा की गुणा क्या होती है, आपने याद क्यों, ml/2 T⁻⁻2 ओवर ये कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश की जो विमा होती है वो क्या होती है, AT, ठीक है। देखिए इसका बिमी सूत्र क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ml² T⁻³ और A⁻⁻1, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका बिमी सूत्र हो गया विभव या विभवांतर का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपकी ये विभव या विभवांतर है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि, ठीक है। और देखिए कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलें, किधर, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की, मान लीजिए कि देखिए इधर को, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये इसकी डायरेक्शन देखिए इधर को है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की इसकी डायरेक्शन इधर को है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में चले, इधर से इधर को चले, तो विभव जो है वो घटता जाता, हर पॉइंट पर विभव क्या होता है, घटता जाता। इसके लिए फार्मूला आगे हम लोग ड्राइव करेंगे। तो अगर यहाँ पे ये A पॉइंट मान लें, ये B पॉइंट मान लें, तो देखिए आप इससे क्या सिद्ध बात होगी, अगर A पॉइंट पर विभव VA है तो ये ज़्यादा होगा B पॉइंट की अपेक्षा, ठीक है। और देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र की लंब दिशा में चले, जैसे यहाँ से इस डायरेक्शन में चले, इसे लंबवत डायरेक्शन में, यानी ये C पॉइंट है, तो क्या होगा, तब वैद्युत विभव अपरिवर्तित रहेगा। मीन्स इसके लिए हो जाएगा कि जितना B पॉइंट पर विभव होगा उतना ही C पॉइंट पर विभव होगा, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये हमारे वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप समझेंगे। और देखिए ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो विभव होता है, जब हम किसी चालक को चार्ज करते हैं तो उसका क्या बढ़ता है, किसी चालक को चार्ज करेंगे तो उसमें आवेश का तल बढ़ेगा, और आवेश के तल को व्यक्त करने वाली राशि को क्या कहते हैं, विभव। मीन्स कि हम किसी चालक को चार्ज करेंगे तो उस चालक का क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है, ठीक है। और एक ऐसा भी चालक है पृथ्वी, जिसको आप कितना भी आवेश दे दो, उसका विभव कितना होता है, उसका विभव सदैव शून्य रहता है। इसलिए पृथ्वी को क्या माना जाता है, विभव का निर्देश बिंदु माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर अनंत पर बात करें, अनंत पर, तो अनंत पर जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। अनंत का मतलब आप अच्छे समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता है उससे बाहर के का क्षेत्र, जैसे एक चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के जहाँ तक इस चार्ज बॉडी के कारण क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र। इसके वैद्युत क्षेत्र से जस्ट बाहर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, अनंत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे पूरे रूम में वैद्युत क्षेत्र है तो इस रूम की दीवारों से जस्ट बाहर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट और हमारा क्या हो सकता है कि जो आपका आवेश होता है, क्या आवेश, देखिए जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्वतः प्रवाहित होता है। क्या, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो किधर से होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से, उच्च विभव से किधर होता है, लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है। ये बात समझ गए आप, किसका, पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसका फ्लो किधर से होता है, इसका फ्लो अपोजिट होता है। मीन्स जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो ऋण आवेश होता है,
वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर स्वतः प्रवाहित होता है। कौन? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए आखिर फिजिक्स में, फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है, इस ब्रांच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। तो आपने देखा जिस तरीके से यांत्रिकी में जो द्रव होता है, यांत्रिकी में जो भूमिका द्रव के स्तर की होती है, किसके? द्रव के तल की। द्रव का तल, द्रव के तल की भूमिका किसमें होती है? यांत्रिकी में। क्योंकि द्रव के तल के कारण ही द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर स्वतः प्रवाहित होता है। ठीक है, और देखिए आपके थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में देखिए जो भूमिका ताप की होती है, ताप, क्योंकि ऊष्मागतिकी में जो ऊष्मा है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर स्वतः प्रवाहित होती है। तो ताप की भूमिका किसमें? ऊष्मागतिकी में। जो भूमिका किसकी होती है? ताप की। ठीक, वही भूमिका आपकी विभव की होती है किसमें? स्थिर वैद्युतिकी में। ठीक है, किसमें होती है? स्थिर वैद्युतिकी में। स्थिर वैद्युतिकी में विभव की वही भूमिका है जो भूमिका यांत्रिकी में द्रव के तल की होती है और ऊष्मागतिकी में ताप की होती है। ठीक है, और देखिए पॉइंट, अगर हम किसी चालक को चार्ज करें, किसी चालक को आवेशित करें, तो उसका क्या बढ़ता है? अगर आप किसी चालक को चार्ज करोगे, आवेशित करोगे, किसी चालक को आप आवेश दोगे, तो क्या होगा? आवेश का तल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आवेश का तल मीन उस चालक का विभव बढ़ेगा। ठीक है, और ये चालक का विभव है कब तक बढ़ता रहेगा? ये चालक का विभव है वो चालक के आकार और उसकी आकृति तथा उसके पास के अन्य माध्यम आदि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक के आकार, आकृति और चालक के पास अन्य माध्यम, जो अन्य माध्यम रखा हुआ उस पर निर्भर करता है क्या? विभव।